नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ जो स्टडी क्लासेस है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो दहेज प्रथा के बारे में बताऊँगा, जो कि भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी कुरीति माना जाता है दहेज प्रथा को। जिस तरह से भारत में नारी शिक्षा एक चुनौती था, आज से 5 साल 10 साल पीछे जाइएगा तो पूरे भारतवर्ष में आज से 10 साल पीछे जाइएगा, उससे भी पीछे जाना हो तो 20 साल 25 साल पीछे जाइएगा, भारत की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी नारी शिक्षा को, नारी सशक्तिकरण को। बहुत सारे ऐसे नारी से रिलेटेड समस्याएं आप लोगों के बीच, हमारे बीच आए दिन आते रहते हैं। उसी से रिलेटेड मैंने आज आप लोगों को ये दहेज प्रथा के बारे में बताया, जो कि अभी पूरा ही ट्रेंड में चल रहा है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा क्या है? सबसे पहले आप लोग जानिए दहेज प्रथा क्या है। दहेज प्रथा क्या है तो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं दहेज प्रथा क्या है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। जिस तरह से नारी शिक्षा को कुरीति माना जाता था, नारी शिक्षा एक बहुत बड़ी कुरीति थी, उसी प्रकार हमारे समाज में नई कुरीतियां हैं जो कि दहेज प्रथा है। ये नई नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर कोई ठोस कानून या ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिस कारण से ये बहुत ही कुरीतिपूर्ण ये माना जा सकता है। हमारे समाज में भी इसे बहुत ही तर्जे दिया जाता है, इसका बहुत ही सदुपयोग, इसका एक तरह से बोले तो इससे बढ़ावा दिया जाता है। और जहाँ तक हम बात कर सकते हैं, ये दहेज प्रथा जो ये कभी समाप्त होने वाली, हमको नहीं लगता है कभी समाप्त होने वाली ये बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी इसे कहा जा सकता है या कह सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसकी कुछ पौराणिक चीज़ें जानते हैं। दोस्तों, ये दहेज प्रथा क्या है? ये जो दहेज जो है ना सब दोस्तों, दहेज जो शब्द जो है, ये दहेज शब्द जो है ना अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है दहेज? ये अरबी भाषा है। अरबी भाषा के जहेज से आया है, अरबी भाषा के जहेज से आया, जो कि दहेज दहेज जो है अरब की एक भाषा है। जानबे करते हैं हम लोग के ऊपर अरब ने बहुत बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण हमारे ऊपर, मुस्लिम के बहुत वर्षों तक मुसलमान हमारे ऊपर राज शासन किए अंग्रेज के आने से पहले। उसी से ये हम लोग ये जो है दहेज हम लोग में आया है, यानी कि मुस्लिम भाषा है, यानी कि अरबी भाषा है, जिसे हम लोग जहेज जहेज कहते हैं, इसे ही दहेज कहा गया। सब जहेज सबसे निर्माण हुआ है। अगर साधारणतः दहेज का अर्थ हो क्या होता है? साधारणतः दहेज का अर्थ क्या होता है? दहेज का अर्थ होता है विवाह के संबंध, विवाह के टाइम में दिए जाने वाला जो होता है, दिए जाने वाला जो वस्तुएं होती है उसे हम लोग दहेज कहते हैं। ठीक, ये हम लोग सब जानबे करते हैं। साधारणतः दहेज क्या होता है? विवाह के समय में दी जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसे दहेज कहते हैं। लेकिन जब लड़की का विवाह किया जाता है तो वर पक्ष को, और दूसरे तथ्य में हम बता रहे हैं, जब किसी लड़की का विवाह किया जाता है तो वर पक्ष को जो धन संपत्ति और सामान दिया जाता है उसे ही दहेज कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक, जिसे जैसे किसी लड़की की शादी हुआ, उससे जो वर पक्ष के द्वारा जो उसे कोई सामान दिया गया, धन दिया गया, पैसा दिया गया, रुपया दिया गया, उसे ही हम लोग दहेज कहते हैं। क्या सही है? उसके बाद और दूसरा देखिए परिभाषा, हमारे समाज के अनुसार विवाह के बाद लड़कियों को माता पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता। इस समय में कन्या पक्ष के लोग अपना स्नेह दर्शाने के लिए लड़कों के संबंधियों को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। यानी क्या? जब हमारे समाज में लड़की का विवाह होता है तो उसमें, जब उसका विवाह होता है तो विवाह होने संपन्न होने के बाद जब लड़की अपने घर जाती है तो उसे, हमारे समाज में ये रिवाज है, रीति है कि लड़के पक्ष वाले को कोई ना कोई वस्तु, सामान या कुछ उसे यानी कि भेंट किया जाता है। यानी कि लड़की वालों के द्वारा उसे, लड़की वालों के रिलेटिव बोलिए या लड़की वाले के माता पिता बोलिए, चाचा बोलिए, कोई भी बोलिए, या सगे संबंधी बोलिए, उसके द्वारा जो है लड़की को कुछ गिफ्ट किया जाता है, जो कि गिफ्ट जो होता है वो लड़की जो लड़कों के घर में जो जाते हैं शादी होने के बाद, उसी टाइम में उसे दिया जाता है। हाँ, ये भी एक तरह का, आप लोग मानिए हम लोग मान, ये भी एक तरह का दहेज ही है। क्या? या नहीं तो दहेज बोलिए, या नहीं तो इसे भी एक तरह का क्या बोलिए, एक वस्तु है उसे दिया जा रहा है, इसे भी आप दहेज बोलिए। समझे? ये कुछ ऐसे विद्वानों ने जो दहेज प्रथा के बारे में ये जो कुछ थॉट दिए हैं वह ये दोनों हैं। उसके बाद दहेज का जो आगमन जो हुआ वो भारत में कैसे हुआ, इसके बारे में जाने। दहेज का आगमन जो हुआ है आज से बहुत साल पहले, जब मुसलमानों का शासन खत्म हो गया
तब उसके बाद तब जो अंग्रेज का शासन आया, अंग्रेज शासक के आने के बाद अंग्रेजों ने हमारे भारत में जो है महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार से वंचित कर दिया। यानी कि जो भी महिलाएं थी, बेटियां थी उसके पिताजी अगर संपत्ति वाले हैं या कोई भी है, या उसे बेटा नहीं है, उसके पुत्रियां ही ये सिर्फ है, उसके जो भी संपत्ति है उनके मालिक उस टाइम में बेटियां होती थी। अंग्रेज के आने के बाद जो है उसके संपत्ति के मालिक जो है बेटियों को खारिज कर दिया, यानी कि बेटियों को नहीं माना गया। ये अंग्रेजों ने ये कानून बना दिया और इस कानून को बहुत घोर तरह से, यानी बहुत निष्ठावान से लागू किया गया, जिस वजह से लड़कियों को जो है मतलब एक तरह से देखा जाए लड़कियों को संपत्ति का अधिकार लड़कियों से छीन लिया गया, समझे। तो इसी तौर पे जब कोई भी पिता होते थे उसके पास धन संपत्ति होती थी, तो वो अगर अपनी बेटियां की शादी करती थी तो उन्हें दामाद, यानी कि वो अपने दामाद को लिख दिया करते थे। बेटी को नहीं दे के अपने दामाद को वो कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जमीन जायदाद लिख देते थे। इससे ये होता था अंग्रेज से जो है बचत, अंग्रेजों के नज़रों में ये बचत हो जाती थी कि मैंने अपना संपत्ति जो है बेटी को नहीं दिया बल्कि दामाद को दिया है, जो कि एक बेटा स्वरूप है। इसीलिए इस तरह का प्रथा अंग्रेज की महिला संपत्ति से खारिज होने के नीतियों को, मतलब नीतियों से बचने के लिए भारतीय पिताओं ने, यानी भारतीय पुरुषों ने इस तरह का नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग समझवे करते हैं जिस तरह से रिश्वत लेना मना है, आप लोग जानवे करते हैं कोई भी देश में रिश्वत लेना मना है। अगर उसे कुछ पैसा रिश्वत देना मना है, अगर उसे आप कुछ गिफ्ट खरीद के दे दीजिएगा, बोला ये रिश्वत का है तो मुझे गिफ्ट दिया। उसी तरह से उस टाइम के भारतीय इंसानों ने ये सोचा कि अंग्रेज ने तो महिला संपत्ति का विरोध किया है, तो हम लोग उसे महिला को नहीं, मतलब बेटियों को नहीं देंगे, दामाद को देंगे। इस तरह से अपना संपत्ति भी बचाने का एक तरह का उस टाइम में जरिया हो गया था। ठीक, उसी टाइम से ये प्रथा चलते आ गया कि दहेज प्रथा, कोई भी शादी करेगा अपने दामाद को कुछ न कुछ देगा। उस टाइम में जगह जमीन दिया जाता था, राजपाट दिया जाता, राजपाट में ही जगह जमीन जेवरात जायदाद दिए जाते थे। उसी तरह के प्रथा चलते आ गया। अभी इतना बड़ा कुरीति बन गया कि कोई भी गरीब हो या कोई भी अथी हो, अगर आपके पास बेटियां हैं तो उसे शादी करानी है, तो उसे लड़के पक्ष को धन, पैसा, रुपया जितना वो डिमांड कर रहे हैं उतना उसे देना ही होगा। नहीं देना, थोड़ा कम बेच करके उसे देना ही पड़ता है। इसी को ही दहेज मान लिया गया, या दहेज इसी टाइप का उत्पन्न, यहीं से दहेज का उत्पन्न हुआ और मेन मोटो दहेज का यही है, समझिए। ये कोई जो है दहेज जो है कोई साहित्य या कोई भी कुरान में ये नहीं है कि पुरुषों को दहेज लेना ही चाहिए। ये एक तरह का प्रथा बन गया है, समझे। अंग्रेज के आने के बाद ये एक तरह का प्रथा बन गया था, दहेज प्रथा। वो भी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भारतीयों ने ये अपनी प्रथा बना लिया है। ठीक, आप समझ गए दहेज का जो आगमन हुआ कहाँ से हुआ। उसके बाद दहेज का जो विकास के कारण क्या है, दहेज जो इतना विकसित हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, ये भी हम लोगों को समझना होगा। दहेज विकसित होने का क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है दहेज विकसित होने का, भारत में अनमोल या कुलीन विवाह के नियम में दहेज प्रथा को विकसित होने की मुख्य भूमिका है। अनमोल या कुलीन समझते हैं ना, खानदानिक। ठीक, अनमोल या कुलीन विवाह, हाँ, विवाह के नियम को, दहेज प्रथा को विकसित करने का सबसे बड़ा अथी माना गया है, यानी कि खानदानिक विवाह जो होता है बड़े खानदानों में करना, वही। उसके बाद निम्न वर्ग के लड़कियों का विवाह उच्च वर्ग या कुल में होना। यानी कि देखिए दहेज प्रथा का विकसित होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर लड़की पक्ष वाले निम्न वर्ग के भी हैं, वो अपना बेटी का विवाह जो करना चाहते हैं वो एनी टाइम सोचते हैं उच्च वर्ग में हो, यानी उच्च वर्ण यानी क्या, वर्ण होता है समुदाय, समूह। ठीक, ये जाति वाला वर्ण नहीं है, वर्ण मतलब क्या, उसी के कास्ट में बड़े पद वाले से उसका बेटे का शादी हो। ये हर एक बेटी वाले का मन में ये मोटो रहता है कि उसका जो दामाद होगा ना वो सरकारी जॉब वाला होगा, या नहीं तो कोई बड़े जायदाद वाले होंगे, बड़े संपत्ति वाले होंगे। अभी तो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि अपना दामाद सरकारी ये खोजना है। हाँ, काहे ना लड़की वाले का पिताजी क्यों ना भैंस चराता हो, गाय चराता हो, ठीक, या क्यों ना वो मोची का काम करता हो, हाँ, क्यों ना वो नाव चलाता हो, क्यों ना मछली मारता हो, ठीक, क्यों ना रिक्शा चलाता हो, ठेला चलाता हो, लेकिन उसे बेटी है ना, लेकिन वो भी सोचेगा अपना बेटी का विवाह जो है एक बड़े खानदान में करे, अपने ही समुदाय में, यानी कि अपने ही जात में बड़े समुदाय में करे, बड़े पैसे वाले के यहाँ करे, बड़े नौकरी वाले के यहाँ करे, यानी तो सरकारी नौकरी वाले के यहाँ करे। ये
एक समाज की बहुत बड़ी दहेज प्रथा को बढ़ाने का अभी अगर माना जाए सबसे बड़ा अगर कुरीति है तो यही है कि छोटे वर्ग के वाले लोग, छोटे वर्ण के वाले लोग, यानी कि छोटे पूंजी वाले बेटी वाले के पिताजी बड़े पूंजी वाले बेटों के यहाँ शादी करने का जो वक्तव्य रखते हैं, जो ख्वाब रखते हैं, जो अपना चाहत रखते हैं, इसी में उन्हें दहेज देना पड़ता है। क्योंकि भाई उनके बराबरी में आने के लिए तो आपको उसके लेवल का तो दहेज देना ही होगा, रुपया पैसा देना होगा, खर्च करना पड़ेगा। क्यों ना उस मोची वाले या गाय वाले, भैंस वाले या मछली वाले का नाव बिक जाए, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन वो उसमें शादी करते हैं क्योंकि अपनी अपनी पहुँच अपनी पदवी बढ़ाने के लिए, समाज में अपना जो है मतलब एक दबदबा बनाने के लिए बेटियों वाले का ये एक तरह का ट्रेंड चला हुआ है कि अपनी शादी जो है उच्च वर्ण वाले के यहाँ करना है। ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति है, दहेज प्रथा विकसित होने का ये बहुत बड़ा कारण है। उसका दूसरा कारण है अंतर विवाह का नियम व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करने की अनुमति देता है। यानी कि अंतर विवाह मतलब क्या? अंतर विवाह ये है कि हमारे देश में जो भी है यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन शादी विवाह में यहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं देखी जाती है। यहाँ पे जो है सभी जो है ये सोचते हैं कि हम जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट में भी मेरी बेटी का बेटे का विवाह हो। ये भी एक तरह का दहेज प्रथा को बढ़ाने का एक जरिया है। क्योंकि अगर आप किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में अगर आप अपने बेटे का बेटी का शादी करते हैं तो वहाँ पे दहेज नाम मात्र का लिया जाएगा, वहाँ पे पैसा नहीं रहेगा, जबकि वहाँ पे रजामंदी ज़्यादा मायने रखता है, जो कि विदेशों में होता है कि वहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं होता है, जो पसंद आया, जहाँ पसंद आया उससे शादी कर लेता है। और यहाँ पे हमारे समाज में जो है, भारतीय समाज में ये है कि वो अपने जाति के अलावा दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उसके जाति में अच्छे लड़की, अच्छे लड़कों की कमी हो अक्सर देखी जाती है। कहीं भी अगर कुछ भी अगर आप सिर्फ चावले खाते हैं, ठीक, सिर्फ चावले खाते हैं, अगर आप मार्केट में अगर आप सिर्फ चावल ही ढूंढिएगा तो चावल में सिर्फ चावल ही ढूंढिएगा, कभी कभी चावल की किल्लतें हो जाती है तो चावल का रेट बढ़ ही जाता है। वही बात है, अगर आप अपने समाज में सेम एक ही जाति के अगर लड़कियों का लड़कों से शादी होगा तो उससे ये होता है कि अच्छे लड़कों का कमी हो जाती है, सभी अच्छे नहीं हो पाते, यानी अच्छे पूंजी वाले या अच्छे नहीं होते हैं। और सभी लड़कियों वाले के, लड़कियों को भी ये अभाव हो जाता है कि सभी लड़के अच्छे नहीं मिलते, और लड़कियों वाले को ये अभाव हो जाता है कि सभी लड़कियों वाले पैसे वाले नहीं मिलते, और लड़कों वालों को ये हो जाता है। यही है अंतर जाति विवाह का निषेध होना, ठीक। उसके बाद हिंदुओं में विवाह का अनिवार्यता, भारतीय संविधान में जो है, ऐसे ये तो सभी धर्म में है कि विवाह करना अनिवार्यता है, ठीक ना। और भारत में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला, बहुत ज़्यादा ये ताना के रूप में भी आप लोगों को मिलता है। अगर आप कोई भी ब्रह्मचारी हो जाता है, किसी का शादी विवाह नहीं होता है, या कुछ दिन हो गया शादी विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दिन एज निकल रहा है, तो उसको ताना मिलता है। इस तरह से बोले तो एक अनिवार्यता हो गया है भारतीयों में। हाँ, उसके बाद प्राचीन परंपरा बताइए दिए हैं। परंपरा जो है वो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, दहेज देना ही होगा, ये परंपराएं हैं। और धन के महत्व में वृद्धि, यानी कि दहेज के जो है, दहेज प्रथा में जो दहेज में जो है वृद्धि होना, यानी धन का महत्व जो है अभी के टाइम में आदमी जो है पैसों को ज़्यादा पकड़ते हैं। यानी कि आपके अंदर क्या है, आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से तिलक दे रहे हैं, आपका परिवार कैसा है, फैमिली कैसा है, आप क्यों ना रिक्शा चलाते हो, ठेला चलाते हो, लेकिन अगर आप जो लड़के वाले डिमांड किए, लड़के वाले जॉब में है या कोई भी है, लड़के वाले अच्छे फैमिली से, लड़की वाले कितना भी नीचा फैमिली से क्यों ना, कितना भी गरीब क्यों ना, अगर लड़के वाले का डिमांड है 10 लाख 5 लाख देना है तो लड़की वाले किसी तरह से दे दिए, समझे उसके बराबरी हो। यानी कि इस तरह इसके हम बोला जाए कि लड़के वाले के द्वारा जो है धन को महत्व दिया गया, ना कि फैमिली को महत्व देना। ये भी एक दहेज प्रथा को विकसित करने का बहुत बड़ा ये भी एक इस कारण है। उसका निर्धनता और बेरोजगारी, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, अभी वर्तमान में भारत एक बहुत बहुत जनसंख्यक वाला देश है, जिस कारण यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुलता ज़्यादा है, और युवाओं की भी जनसंख्या ज़्यादा है। युवा बेरोजगार भी है, युवा रोजगार में भी है, बेरोजगार में भी है, और यहाँ पे बेरोजगारों की ज़्यादा अथी है, जिसके कारण यहाँ पे जो है कोई भी चाहता है कि अपना बेटी का या बहन का शादी किसी भी समुदाय में, अपने ही समुदाय में बेरोजगारों से नहीं हो, ठीक। इसीलिए ये जो है दहेज प्रथा का ये बहुत बड़ा कारण, निर्धनता यानी कि कम पैसे वालों का। उसके बाद आप लोग जानिए गए, उसके बाद दहेज प्रथा के खिलाफ जो है भारत में बहुत सारे कानून भी लाए गए हैं। एक अधिनियम लाया गया दहेज प्रथा के अंतर्गत 1961 ईस्वी का एक अधिनियम है, जिसमें अगर आप किसी भी व्यक्ति को दहेज लेते या देते अगर पकड़ा जाता है तो उसे जेल सजा होती है। ये सब कहने के लिए, और एक
कानून लाया गया है महिला संरक्षण अधिनियम 2005, समझे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ये लाया गया है। उसके बाद 1961 में लाया दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये सब देखिए, ये सब सिर्फ कहने के लिए है। अगर आप कहीं भी, अगर आपके पास केस काज हो जाता है, अगर आप वास्तविकता भी रहती है ना दोस्तों, तो इसमें ये होता है कि वास्तविकता को भी छुपा दिया जाता और वो वास्तविकता को भी वास्तविक बना दिया जाता है। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये अभी के टाइम में जो है ना दहेज प्रथा जो नियम है ना, इसका आदमी बहुत बहुत ज़्यादा आदमी इसका दुरुपयोग भी करते हैं। सदुपयोग तो नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। कोई भी महिला है, अगर उसे उसके परिवार जहाँ शादी हो गया, अगर वहाँ पे उसका कुछ अनबन हुआ, उसके यानी कि लड़कों वाले के फैमिली में लड़की के जिस लड़के से शादी हुआ, अगर उसने मारा पीटा, उसके परिवार ने, बाप भाई बहन से अगर कुछ अनबन हुआ, वो तुरंत जाके कोर्ट में एफआईआर दर्ज करेंगे, यानी तो थाना में एफआईआर दर्ज करवाएंगे कि मुझे दहेज के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आज के टाइम में इस तरह से दहेज प्रथा अधिनियम यानी कानून का बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से इसका सदुपयोग किया जा रहा है। और इससे क्या होता है कि बहुत ऐसे अच्छे भी व्यक्ति हैं जिसे दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है, तो वो भी यही लगाते हैं, और जिससे दहेज के कारण नहीं भी प्रताड़ित किया जाए तो वो भी यही लड़के पक्ष वाले को कमज़ोर करने के लिए कानून लगा के उसे डिमोरलाइज करते हैं। जिस तरह से अगर आप देखिएगा, जिस तरह से SC/ST एक्ट है ना, उसी तरह समझिए ये भी है, महिलाओं को बढ़ावा देने का, यानी महिलाओं के मनों को थोड़ा बढ़ावा देने का ये जो एक्ट है, बहुत ये बड़ा जरिया है। यानी कि जिस तरह से अगर आप कोई भी SC/ST के भाई हैं, बंधु हैं, अगर कोई भी जनरल कैटेगरी या कोई भी दूसरे जात वाले से झगड़ा हुआ, क्यों ना उसमें गलती SC/ST वाले का ही हो, लेकिन उन्होंने का गलती हो और उन्होंने अपने विपक्ष के लोगों से झगड़ा किया हो, तो वो जाके थाना में एफआईआर दर्ज कराएंगे या कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराएंगे कि मैं SC/ST हूँ, हाँ इस तरह तो मेरा एफआईआर को दर्ज किया जाए। हाँ, और उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है, और उसमें SC/ST एक्ट के तहत हमारे संविधान में ये कानून है कि सबसे ज़्यादा तहजीब जो दिया जाता है SC/ST को ही दिया जाता है, और अदर वाले को थोड़ा कम दिया जाता है। उसी तरह से महिला और पुरुष में आइएगा, महिलाओं को ये जो दहेज अधिनियम है, इसके तहत उसे ज़्यादा तहजीब दिया जाता है। अगर आपका कोर्ट केस में जाता है, ठीक, अगर आप सच्चे भी हैं, क्यों ना महिलाओं में कितना भी डिफ़ॉल्ट हो, ठीक, कितना भी उन्होंने डिफ़ॉल्टिंग तरीके से आपके परिवार को डिमोरलाइज करने का काम किया हो या आपको ब्लैकमेल करने का काम किया हो, अक्सर आप लोग देखते होंगे अभी के टाइम में महिलाएं जो भी लड़कियां होती है उसकी शादी होती है ना, वो जो दहेज प्रथा जिसका रीजन बताते हैं, दहेज प्रथा में ये हो रहा है कि जो भी शादियां हो रही है अभी के टाइम में, थोड़ा तो तिलक डिमांड हो ये रहता है, पैसा दे के जाता है। गरीब फैमिली का परिवार का बेटियां चल गया बड़े फैमिली में शादी करके नौकरी वाले के यहाँ, हाँ तिलक पैसा दे के, अब वहाँ वो जाएगा अपना टांग पे टांग रख के रहीसी करेगा कि हमको तो पैसा दे के हम शादी किए हैं तो हम अपना रहीसी करेंगे। और बहुत ऐसे महिला हैं जो कि लड़कों वाले के माता पिता को एनी टाइम टॉर्चर करते रहेंगे, तो लड़कों को थोड़ा एनी टाइम दिमाग में टेंशन देते रहेंगे, डिमोरलाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। ये सब समाज की ये जो अधिनियम जो है इसका वो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सोचते हैं अगर मेरे ऊपर ये लोग कुछ दबाव डालता है, अगर लड़के पक्ष वाले, लड़के के माँ बाप या लड़के के भाई या लड़के खुद अगर उस महिला पे कुछ अगर थोड़ा प्रताड़न करता है, डांट धोप करता है, भाग के अपनी मायके चले आती है, और वहाँ जाके और वहाँ पे उसे चलियाने वाले, क्या कि उसका परिवार जो छोटा बुद्धि वाला है, हाँ कम पढ़ा लिखा है, लेकिन पैसा दे के शादी करवा दिया है। वो लड़की आके घर में अपना माँ बाप के बाद रो के बोल दिया हमको मारता है पीटता है, हाँ वो चल गया कोर्ट या थाना चल गया। अब थाना में भी तो वकील रहता है, दलाल रहता है, सब बैठल रहता है। वो सोचता है किस तरह से हम इसका यानी कि लड़की पक्ष वाले का किस तरह से केस बना के ज़्यादा मजबूत हो। वो लोग केस लगा देता है कौन, तो दहेज प्रथा अधिनियम जो है उसको लगा देते हैं, जिससे कि लड़के पक्ष वाले को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेंटलिटी टॉर्चर होना पड़ता है। ठीक ना दोस्तों, यही सब है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। इसमें अगर दहेज प्रथा को अगर ठीक करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, कानूनों में सख्ती लाना होगा, समझे। अब हम लोग बताते हैं दहेज प्रथा को खत्म करने का जो अथी है, दहेज प्रथा को किस तरह से खत्म किया जाए, इसका हम 2-4 पॉइंट बताते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि समाज में जो है एक कठोर कानून लाना होगा जो कि दहेज प्रथा को एकदम कंट्रोल कर सके। महिलाओं पे जो है सभी महिलाओं का जो दहेज प्रथा जो वो लोग केस फायर करते हैं
उसे पहले उससे सामाजिक स्तर से एक कमेटी बनाना चाहिए कि उस महिलाओं का जो है समाज में पंचायत लेवल, वार्ड लेवल में जाके उससे 2-4 वार्ड, अपने उसके वार्ड के 2-4 सामाजिक व्यक्तियों से पूछा जाना चाहिए क्या इसमें सच में इसे दहेज के कारण इसे टॉर्चर किया जाता है। अगर वो समाज में बोल देता है हाँ ऐसा सही है, तो इस तरह से दहेज प्रथा कानून का भी पालन हो जाएगा और समाज में जो है दहेज प्रथा का जो अधिनियम का जो महिलाएं लोग जो कुरीतियां के रूप में जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और एक कारण ये हो सकता है दहेज प्रथा खत्म करने का, अंतर जातीय विवाह को थोड़ा समाज में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद और एक सबसे बड़ा ये और कारण हो सकता है दहेज प्रथा खत्म होने का, क्योंकि अगर कोई भी लड़की वाले या लड़के वाले हैं अपने सेम जात में भी शादी करते हैं तो अपने सेम मतलब जो है औकात वाले से शादी करें। औकात मतलब समझ रहे ना, सेम अपने संपत्ति के बराबर वाले से शादी करें, ना कि वो बड़े हाई फाई में शादी करने के ख्वाब देखें। समझ गए ना। अगर आप ये बहुत बड़ा मोटो हो सकता है समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने का, क्योंकि देखिए अगर आप रिक्शा चलाने वाले हैं, हाँ, या गाय भैंस चराने वाले हैं, या नाव चलाने या मछली मारने वाले हैं, अगर आप अपनी बेटी की शादी उसी लेवल में कीजिएगा तो वहाँ पे दहेज का डिमांड कम होगा और इससे क्या होगा, आपके भी इनकम जो है सेविंग जो किया या आपके जो पैसे हैं वो भी बचत रहेंगे इससे, और लड़के वाले यहाँ भी तो अच्छा ही रहेगा। ये सबसे ज़्यादा रीजन जो होगा लड़कियों के पक्ष में अच्छा तहत अच्छा रहेगा। इस समाज में क्या होगा, समाज में महिला का जो शोषण हो रहा है, महिला का जो इतना ज़्यादा माइनॉरिटी टॉर्चर महिलाओं को भी मिलती है, ऐसा नहीं कि हर एक जगह महिलाओं का ही गलती हो, इसमें पुरुषों का भी गलती होती है। बहुत ऐसे केस देखेंगे जो कि दहेज के कारण वास्तव में थोड़ा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन हर एक फैमिली में नहीं किया जाता। जितना भी केस आता है इसका भी देखिएगा, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर महिला का अगर केस आता है तो वो है महिला जो है सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है तो वो दहेज प्रथा के कारण। वो सब ने केस फाइल करके रखा है, मुझे दहेज के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था इसीलिए मुझे तलाक हुआ, ये हुआ ये हुआ, लेकिन उसमें रीजन क्यों ना कोई हो, क्यों ना उसका संबंध किसी और से चल रहा हो, लेकिन दहेज प्रथा के कारण वो अपने पति पे केस लगा के उसे छोड़ देता है। ये सब भी रीजन है, बहुत सारे रीजन है, आप लोगों को समझना होगा, सोचना होगा। हाँ, लेकिन अगर महिलाओं में अगर अंतरजातीय विवाह भी रहेगा तो इससे भी दहेज प्रथा में थोड़ा गिरावट आएगा। उसके बाद सेम कास्ट में भी अगर शादी होता है, इस प्रथा को बनाए रखते हैं, तो अगर आप सेम औकात वाले से शादी कीजिएगा, सेम वर्ण वाले से शादी कीजिएगा, इससे भी दहेज प्रथा में बहुत ज़्यादा हद तक रुकावट आ सकती है। उसके बाद हाँ, समझ गए हैं, निर्धनता सब बेरोजगारी है। ऐसा नहीं कि जितना भी बेरोजगार रहते हैं वो भी उतना भी बेरोजगार नहीं रहते हैं, जो कि अगर आपकी बेटियों से शादी होती वो उन्हें 2 वक्त की खाना नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी से भी अगर अपने अंतरजातीय में अगर आप विवाह कराते हैं सेम औकात वाले से, उसका एनी टाइम वक्त कर्तव्य बन जाएगा कि मैं अपने फैमिली को किस तरह से पालूं, वो मेहनत करने में लग जाएंगे। समझ, इस तरह का आप लोग में मोटो होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे इस वक्तव्य से सहमत होंगे। हाँ, देखिए दोस्तों, कुछ अगर त्रुटियां लग रही होगी आप लोगों को, उसके लिए विनम्र माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो भी बोला हूँ, जो भी अपना वक्तव्य रखा हूँ, वो समाज के तर्ज पे रखा हूँ और अपनी अनुभव के तर्ज पे मैंने इस बात को रखने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है आपकी अनुभव मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, या हो सकता है आपकी अनुभव मुझसे थोड़ी कम हो, लेकिन अगर आप इसको मेरे जो अनुभव जो मैंने आपके पास रखा, इस पे अगर आप इस पे आप सोचिएगा, तर्क लगाइएगा, तो ये बहुत अच्छे आपको लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग महिलाओं सशक्तिकरण के लिए एक कदम उठाइए। हाँ, महिलाओं को मन फेंकाव में ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, अपने फैमिली का सपोर्ट कीजिए। हाँ, आज के महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ चुकी है, वो समझ गए होंगे, अब ज़्यादा क्या बोलेंगे। अगर कभी ये मेरा वीडियो वायरल हुआ तो मुझ पे भी थोड़ा ट्रेंडिंग वाला थी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।